वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दिस इज जैस्मिन और ये है हमारा पार्ट 2 पूरी व्लॉग का। तो आप लोगों ने पहले वीडियो पे देखा ही होगा कि हम लोग कैसे बलांगीर से दारिंगबाड़ी से भंजनगर से पूरी हम लोग आए थे। और आज हम लोग जा रहे हैं पूरी से कोणार्क, जो कि 25 किलोमीटर है। और अभी हम लोग ये बीच में रुके हैं, चंद्रभागा ये बीच में। और अब यहाँ पे हम लोग थोड़ी देर रुकेंगे और उसके बाद फिर कोणार्क के लिए फिर निकल जाएंगे। दोस्तों फाइनली हम लोग आ चुके हैं कोणार्क में, जो कि ये लीजिए जस्मिन आ गया है। तो बात करो आप। तो अभी हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं कोणार्क में। और ये अभी हम लोग अपना जस्ट कार पार्क करके अभी उतरे हैं जस्ट। तो ये पार्किंग जोन, तो यहाँ पे आप अगर गाड़ी से आ रहा है तो यहाँ पे आप पार्क कर सकते हैं। और वहाँ पे कैफ़े है जहाँ पे आप चिप्स, चाय, कॉफ़ी ये सब भी खा पी सकते हैं। तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं कोणार्क टेम्पल। आप वहाँ पे देख सकते हैं, आप देख सकते हैं। और इधर पानी। फर्स्ट देखेंगे कोणार्क टेम्पल है, इसका हिस्ट्री देखेंगे, आज इतिहास क्या है। इसके ऊपर एक प्रोग्राम चलता है यहाँ पे, तो आज अगर हो रहा होगा तो देख लेंगे। राइट, कैमरा अलाउड नहीं होता। अलाउड नहीं होता? म्यूजियम है इसके अंदर, अभी म्यूजियम है, अभी भी जस्ट नया शुरू हुआ है। यहाँ पे म्यूजियम है और यहाँ पे प्रोजेक्टर लगा हुआ होता है जहाँ पे आपको कोणार्क टेम्पल का हिस्ट्री जो है वो एनिमेशन के थ्रू दिखाया जाता है। अच्छा, तो यही बात है। और अभी यहाँ पे बहुत सारा ज़बरदस्त जो पार्क है वो है, ठीक है। तो आपको देखना चाहिए, यहाँ पे 3D पिक्चर वगैरह कुछ है, हम वही है एनिमेशन है, तो चलता रहता है। और ये देखिए आप यहाँ पे अगर आप गाइड लोगे तो अच्छा होगा, अगर आप नए हो तो। हाँ, लेकिन यार बच के रहना थोड़ा। गाइड का मतलब होता है कि आपको सही जानकारी तो मिल जाएंगे, लेकिन पैसा नहीं देंगे। बनता भी है। अगर आप हज़ारों रुपये खर्च करके आते हो तो 100-200 में कोई गाइड मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। और ये है वो झूलता हुआ था, मतलब वो हैंग करता था क्योंकि उसमें ऐसा मैग्नेट ऊपर लगा हुआ था, तो आप लोग सुना होगा। और ये आर्किटेक्चर का म्यूजियम है। म्यूजियम टिकट देकर पड़ी हो ना विथ ना। तो ये आइए देखते हैं म्यूजियम का म्यूजियम है। और यहाँ पे रहना है तो एयर कंडीशन है। देखिए यहाँ पे काफ़ी
उड़ीसा का आप लोग देख पा रहे हैं, इसको बोलते हैं बोईता। आप कह सकते हैं सीप है, ये पुराना ज़माने का सीप है और ये बहुत पुराना सीप है। तो इस तरह का सीप रहता था और इस सीप के अंदर ये जो नीचे है ना, यहाँ आप रह सकते हैं नीचे, ठीक है। नीचे चैम्बर होते थे जहाँ पे आप लोग रह सकते हैं और यहाँ इस तरीके से एक ये था जिसके अंदर आप जो लगेज है उनके जो चीज़ लेके वो लोग जा रहे थे बाहर एक्सपोर्ट करने के लिए, तो वो चीज़ रहती थी। तो इस तरीके के बड़े बड़े नाव उड़ीसा में उस वक्त देखा जा सकता था। और गाइस यहाँ पे ना उड़ीसा के कल्चर्स एंड ट्रेडिशंस को यहाँ ये वाले जो पूरे होल पार्ट पे वहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। तो इस एरिया पे जितने भी आप देख रहे हैं वो सब उड़ीसा के कल्चर एंड ट्रेडिशंस और यहाँ पे ऑडिटोरियम है। ऑडिटोरियम जाओ नहीं, शुरू हो गए मेरे पास। हाँ भवानी गौरवंग के नवाबों को भी युद्ध में परास्त कर दिया और उनसे प्राप्त सारा धन अपने कब्जे में लेकर सूर्य मंदिर के निर्माण कार्य में लगा दिया। 1200 कारीगरों के अथक प्रयास से 12 साल बाद विशाल और भव्य सूर्य मंदिर बनकर तैयार हुआ। उस समय के लोगों में वास्तुशास्त्र, ज्योतिष शास्त्र और खगोल शास्त्र का जो ज्ञान था उसे देखकर आज के बड़े बड़े वैज्ञानिक भी आश्चर्यचकित रह जाते हैं। कई प्रयासों के बाद भी मंदिर के गुंबद पर कलश स्थापित नहीं हो पा रहा था। क्रोधित नरसिंह देव ने आदेश दिया कि कल प्रातः काल तक यदि कलश स्थापित नहीं हुआ तो सबके सर धड़ से अलग कर दिए जाएंगे। सभी शिल्पकार घोर चिंता में डूब जाते हैं। दूसरी तरफ मुख्य शिल्पकार बीसू महाराणा का 12 साल का बेटा धर्मपद सूर्य मंदिर के प्रतिरूप पर कलश बिठाकर प्रसन्न होता है और मां के सामने अपने पिता से मिलने की इच्छा व्यक्त करता है। मां अपने बागीचे के बेल पोटली में बांध कर देती है और कहती है, अपने कुत्ते बलिया को साथ लेकर कोणार्क जाओ। बलिया अपने मालिक को पहचान लेता है और बीसू महाराणा से निपट जाता है। धर्मपद अपने पिता को प्रणाम करता है और अपना परिचय देता है। सबको चिंता में देखकर वो अपने पिता से इसका कारण पूछता है। कारण जानकर धर्मपद कहता है, अगर आप आज्ञा दें तो मैं मंदिर के गुंबद पर कलश स्थापित कर सकता हूँ। श्रीदेवी शांतरा धर्मपद को अनुमति दे देती है। धर्मपद गुंबद पर चढ़ जाता है और कुछ ही समय के प्रयत्न के पश्चात वो कलश को स्थापित करने में सफल हो जाता है। गुंबद पर कलश स्थापित होते ही नीचे गर्भगृह में चारों दिशाओं में लगे चुंबकों के आकर्षण से सूर्य महाप्रभु की मूर्ति शून्य में स्थापित हो जाती है। सब धर्मपद को कंधे पर बिठाकर खुशी से नृत्य करने लगते हैं। तभी कुछ कारीगर इसका विरोध करते हुए कहते हैं, अगर सुबह राजा को ये पता लग गया कि इस बच्चे ने कलश को स्थापित किया है तो किसी का बचना संभव नहीं है, इसलिए धर्मपद को मरना होगा। इस बात से श्रीदेवी शांतरा बड़े क्रोधित हो जाते हैं। भीषण वाद विवाद छिड़ जाता है। ये सब देखकर धर्मपद गहरी चिंता में पड़ जाता है और वो सोचता है कि यदि मेरे जीवित रहने से इन सब का सर काट दिया जाएगा तो इससे अच्छा है कि मैं आत्म बलिदान कर दूं ताकि सबके प्राण बच जाएं। और उसी पल धर्मपद नवनिर्मित सूर्य मंदिर के शिखर पर चढ़ जाता है।
शिवई सांतरा की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। वो ये भी घोषणा करते हैं कि माघ शुक्ल पक्ष की सप्तमी को मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की जाए। लेकिन शिवई सांतरा कहते, राजा तिथि तो अच्छी, लेकिन मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए ये शुभ नहीं। किंतु राजा अपनी बात पर अड़ जाते हैं। शिवई सांतरा को दुख होता है और कोई वाद विवाद किए बिना वे हमेशा के लिए वहां से चले जाते हैं। पूर्व निर्धारित तिथि पर मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न होती है। लेकिन कुछ दिनों बाद अमंगल होना शुरू हो जाता है। सबसे पहले विराट सिंह की मूर्ति नीचे आ गिरती है। तत्पश्चात मंदिर की शिलाओं का गिरना भी शुरू हो जाता है। नरसिंह देव को अब समझ में आता है कि शिवई सांतरा का कहना सही था, लेकिन देर हो चुकी थी। बहुत साल बाद मंदिर के आसपास जंगल उगा और ये मंदिर घने जंगलों के बीच छुप गया। जब अंग्रेजों ने जंगल के बीच इस मंदिर को देखा तो उन्होंने इसका पुनरुद्धार किया। आज आप उसी विशाल मंदिर के भग्नावशेष देख रहे हैं। ये है इस प्रसिद्ध मंदिर की कथा। अब इस कथा में कितनी सत्यता है और कितनी कल्पना है, ये तो किसी को नहीं मालूम, लेकिन ओडिशा की जनश्रुतियों में यही कथा विद्यमान है।